आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 12। आज हम लोग शुरू क्या करेंगे? चैप्टर 12 लेक्चर 1। इस लेक्चर में मेनली हम लोग क्या देखेंगे? इस लेक्चर में देखेंगे हर्षा एंड हिज टाइम, हर्षा और उसके टाइम पीरियड को। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? पहले हम लोगों ने क्या देखा? डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर किस तरीके से हो रखा था। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर में एक ये भी कारण था, क्या एक कारण था? एक ये भी कारण था कि हुन का इन्वेजन हो रखा था। ठीक है, तो वीकेंड सक्सेसर ऑफ स्कंद गुप्ता प्रूव्ड इनएफेक्टिव इन कर्बिंग द एसेंडेंसी ऑफ द हुन्स ड्यूरिंग द लेटर ऑफ द 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी के हाफ में क्या हुआ? 5th सेंचुरी के हाफ में क्या हुआ? स्कंद गुप्ता इसने ये प्रूव किया कि जो भी चीज़ें आ रही थी गुप्ता एम्पायर में, जो भी चीज़ें गुप्ता एम्पायर के थ्रू चल रही थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके बाद आने वाले सक्सेसर जो थे वो धीरे धीरे वीक सक्सेसर आए और क्या हुआ? गुप्ता एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। हुन किंग तोरमाना सक्सेसफुली कैप्चर्ड सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, एक्सटेंडिंग हिज इन्फ्लुएंस एज फार एज ईरान नियर भोपाल इन सेंट्रल इंडिया। क्या हुआ? हुन किंग तोरमाना जो था उन्होंने सक्सेसफुली कैप्चर किया गया सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के जो भी सब्सटेंशियल पोर्शन था उसको कैप्चर किया, जो कि कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है। एक्सटेंडिंग हिज इन्फ्लुएंस एज फार एज ईरान नियर भोपाल इन सेंट्रल है, जो भोपाल में सेंट्रल इंडिया के भोपाल में जो ईरान है वहाँ से क्या हुआ? इन्फ्लुएंस धीरे धीरे एक्सटेंड होना शुरू हुआ। किसका? हुन का। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, उस टाइम में क्या हुआ कि वहाँ का इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी डिक्लाइन की तरफ जाने लगी। कैसे? द डिमिनिशिंग ऑफ गोल्ड कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगा एंड इंक्रीज एलॉय इन द लेटर गुप्तास किंग कॉइन्स रिफ्लेक्ट द ग्रेजुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। जो भी गोल्ड कंटेंट था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा एंड इंक्रीज एलॉय इन लेटर गुप्तास कॉइन्स, और जो गुप्ता कॉइन के जो बाद में क्या हुआ? गोल्ड कंटेंट घटने लगा और दूसरा एलॉय बढ़ने लगा। किसमें? गुप्ता किंग के कॉइन्स में। रिफ्लेक्ट द ग्रेजुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। यही चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करता है कि धीरे धीरे जो भी इकोनॉमी था वो डिक्लाइन की तरफ था, क्योंकि गोल्ड कंटेंट क्या होता था? गोल्ड कंटेंट क्या दर्शाता था? गोल्ड कंटेंट दर्शा रहा था कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गोल्ड कॉइन में क्या था कि धीरे धीरे गोल्ड की मात्रा घट रही थी और दूसरे एलॉय की मात्रा बढ़ रही थी। इन द पोस्ट गुप्ता एरा में क्या देखा हमने? देयर इज ए नोटिसेबल ट्रेंड इन ऑफ कॉइन स्लोली डिसअपीयरिंग। जो भी ट्रेंड था कॉइन का वो धीरे धीरे क्या होने लगा? घटने लगा। इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक चैलेंज किंग रिस्टोर्ड द एक्सचेंज मनी फॉर लैंड एज फॉर्म ऑफ पेमेंट। अब क्या हुआ? अब जैसे ही गोल्ड कंटेंट घटने लगा तो क्या हुआ? एक तो इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिक स्थिति क्या थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ क्या चला? इकोनॉमिक चैलेंज के चक्कर में क्या हुआ कि किंग ने क्या करा? मनी को एक्सचेंज के अलावा उसके बाद क्या करने लगा? लैंड को देने लगा पेमेंट के रूप में। मनी के एक्सचेंज के अलावा जब मनी खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो उसके अलावा क्या करने लगा? मनी के बदले उन्होंने क्या करने लगा? लैंड को देने लगा पेमेंट के रूप में, एक्सग्रेटिंग फ्यूडल टेंडेंसी एंड इंडिकेटिंग ए वीकनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने लैंड को क्या करने लगा? रेंट पे देने लगा या फिर मनी के बदले लैंड को ग्रांट करने लगा, तो क्या हुआ? फ्यूडल टेंडेंसी बढ़ने लगा। फ्यूडल टेंडेंसी कहने का मतलब है कि लैंड को क्या कर लिया हम लोगों ने? ग्रांट पे दे दिया, और वही उस लैंड का इनकम, उस लैंड पे एग्रीकल्चर या उस लैंड से जो भी इनकम होगा वो जो फ्यूडल है वो फ्यूडल वही राजा लेगा जो उस लैंड को कर रहा है, या फिर उस लैंड जिसके अधीन में है, जो उस लैंड के मालिक है वही लेगा। तो क्या हुआ कि जहाँ पैसे देना चाहिए था, मनी का एक्सचेंज होना चाहिए, वहाँ मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और मनी का जब एक्सचेंज नहीं हो रहा तो वहाँ किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है? वहाँ लैंड का एक्सचेंज हो रहा है। मीन्स लैंड को ही ग्रांट कर दे रहे हैं कि हाँ आपका इतना मनी हुआ, इतना मनी तो है नहीं, तो मनी के बदले आप क्या करो? इतना लैंड आप अपने पास रख लो। इससे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गया? वीक हो गया। उससे क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गया। अब लॉस ऑफ वेस्टर्न इंडिया में क्या है? द गुप्ता एम्पायर सफर्ड इज सेटबैक विद द लॉस ऑफ वेस्टर्न इंडिया लीडिंग टू डिक्लाइन इन वेल्दी प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स। अब क्या हुआ? वेस्टर्न इंडिया की तरफ जो भी चीज़ें था वो धीरे धीरे लॉस होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी ओवरसीज में ट्रेड और कॉमर्स हो रहा था वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा? घटने लगा। राइज ऑफ फ्यूडरेशन का चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। द इमरजेंस ऑफ फ्यूडरेसी सिग्निफाइड अंडरमाइंड गुप्ता इन्फ्लुएंस। जो भी इमरजेंस हो रहा था फ्यूडेटरीज का, वो क्या सिग्निफिकेंटली क्या अंडरमाइन करता है? गुप्ता का क्या इन्फ्लुएंस रहा? यशोधर्मन ऑफ मालवा
member of feudatory Olikara line, contested Gupta ruled successfully after conquering Mahiluka. यशोधरा ऑफ मालवा, मालवा का यशोधरा थे उन्होंने, जो कि क्या था, जो कि ओलिकारा लाइन का क्या था, एक फ्यूडल मेंबर था, एक फ्यूडेटरी मेंबर था। उसने क्या करा, गुप्ता रूल को कंटेस्टेड करा सक्सेसफुली और महिरलुका को कन्क्वर कर लिया। मीन्स क्या हुआ, ये जो ओलिकारा लाइन पे था, ये क्या था, ये एक फ्यूडल मेंबर था जिसको क्या बोला गया, यशोधर्मन ऑफ मालवा, मालवा के जो यशोधर्मन थे, ये क्या था, ये एक फ्यूडल मेंबर था किसका, गुप्ता पीरियड का। लेकिन क्या करा, जब राजा के हाथ से चीज़ें जा रही थी, जब राजा कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या करा, उसने एक कॉन्क्वेस्ट करके और सक्सेसफुली गुप्ता रूल को कॉन्क्वेस्ट कर दिया और महिरलुका को कन्क्वर कर लिया, महिरलुका को जब्त कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर दिया। ही इरेक्टेड 532 विक्ट्री पिलर्स, उसने क्या करा, 532 विक्ट्री पिलर को खड़ा किया था, मार्किंग हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नियरली ऑल द नॉर्थर्न इंडिया। इससे क्या मार्क होता है कि सभी जो भी नॉर्थर्न इंडिया में था वो सबको कॉन्क्वेस्ट कर रखा था। ऑल दो यशोधर्मन रीजन्स वॉज ब्रीफ, इट टार्निश द गुप्ता एम्पायर रेपुटेशन, और ये क्या करता है, ये गुप्ता एम्पायर के रेपुटेशन को टार्निश करता है। अदर फ्यूडेटरी फॉलोड सूट rebelling against the Guptas and gradually asserting their independence. इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट इन नॉर्थ। अब देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में रीजनल स्टेट का कहाँ से इमरजेंस हुआ, जो भी रीजनल स्टेट था वो कहाँ से राइज होना शुरू हुआ। द गुप्ता रूल्ड ओवर नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया, गुप्ता ने कहाँ रूल किया था, नॉर्थ में और वेस्टर्न इंडिया में भी रूल किया था फॉर अबाउट 160 ईयर्स, लगभग 160 साल, अंटिल द मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी AD। कब तक, मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी AD तक गुप्ता ने क्या करा था, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में हर जगह राज किया था 160 वर्ष तक। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया स्प्लिट इनटू सेवरल किंगडम। नॉर्थ इंडिया जो था वो क्या, वो अलग अलग किंगडम में स्प्लिट हो गया, अलग अलग किंगडम में बट गया। अबाउट हाफ ऑफ दर्जन फ्यूडेटरीज कंट्रोल्ड नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया, पार्सलिंग आउट ऑफ फॉर्मर गुप्ता टेरिटरी एमोंग देमसेल्फ। मतलब लगभग दर्जन जो फ्यूडेटरीज था जो कंट्रोल हो रहा था नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में, वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा था, गुप्ता टेरिटरी के द्वारा कंट्रोल हो रहा था। उसने क्या करा, अपने आप में ही चीज़ों को अपने आप को ही इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। मतलब लगभग दर्जन ऑफ फ्यूडेटरी ऐसा था जो कि गुप्ता एम्पायर में पहले था, दर्जन ऑफ फ्यूडेटरी ऐसा था जो कि गुप्ता एम्पायर में पहले था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो गुप्ता टेरिटरी से अपना पार्सलिंग आउट होना शुरू हो गया। The White Hunas established their supremacy over Kashmir, Punjab, Western India about AD 500 onwards. जो व्हाइट हुनास था उसने अपना सुप्रीमेसी को क्या करने लगा, अलग तरीके से दर्शाने लगा। जहाँ कहाँ पर दर्शाने लगा, कश्मीर, पंजाब, वेस्टर्न इंडिया, और ये कब होने लगा, लगभग अबाउट 500 ऑनवर्ड्स, AD 500 ऑनवर्ड्स, 500 AD के बाद लगभग जो व्हाइट हुनास था उसने क्या करा, सुप्रीमेसी को अपना सुप्रीमेसी अलग जगह दर्शाने लगा। कहाँ, कश्मीर, पंजाब एंड वेस्टर्न इंडिया में। 5 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया, 5 मेजर सेंटर्स इमर्ज हुआ, क्या क्या, हुनास, मोखारिस, मैत्रकास, गोदास और पुष्यभूति डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टी क्या हुआ, धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में एक मेजर सेंटर पावर इमर्ज हुआ। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। हुनास कहाँ से था, कश्मीर, वेस्टर्न इंडिया, पंजाब। कश्मीर, वेस्टर्न इंडिया और पंजाब में हुनास का राज्य था। मोखारिस, दे हेल्ड द रीजन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये किस रीजन में था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, अराउंड कन्नौज, विच हैज कॉन्कर्ड ए पार्ट ऑफ मगध, जिसने कि क्या कर रखा था, मगध के पार्ट को कुछ को कॉन्कर्ड कर रखा था। मैत्रकास, दे एस्टेब्लिश किंगडम इन सुसूत्र विथ वल्लभ एज कैपिटल, इसने क्या कर रखा है, सुसूत्र किंगडम इस्टेब्लिश कर रखा था, जिसका कैपिटल कहाँ था, वल्लभी वाज नॉट ओनली ए सीट ऑफ लर्निंग एंड कल्चर बट आल्सो सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। वल्लभी क्या था, वल्लभी ना तो एक लर्निंग का सेंटर था, बट वहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स भी अच्छे तरीके से किए जा सकते थे। ठीक है। गौदास क्या है, दे रूल्ड ओवर द टेरिटरी इन बंगाल, ये बंगाल के में जो टेरिटरी को रूल कर रहा था। इस मोस्ट पावरफुल रूलर वाज शशांका, इसके सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर कौन हुआ, शशांक। पुष्यभूति डायनेस्टी में क्या है, द मेजर डायनेस्टी दैट रूल्ड थानेसार इन हरियाणा में जो थानेसार, ये इसका मेजर डायनेस्टी कहाँ हुआ, जिसने कहाँ रूल किया, थानेसार जो हरियाणा में, एंड एक्सटेंडेड इट्स ऑथोरिटी ओवर ऑल द अदर फ्यूडेटरीज वाज
पुष्पभूतिस। ये मेजर डायनेस्टी है जिसने कहाँ रूल किया, थानेसार में रूल किया, जो कि हरियाणा में है, एक्सटेंडेड अथॉरिटी, और अपना अथॉरिटी को एक्सटेंड करके ओवर ऑल द अदर फ्यूडिटरीज, और अपने दूसरे फ्यूडिटरी को भी क्या करने लगा, अपना अथॉरिटी को एक्सटेंड करने लगा। पोस्ट गुप्ता पीरियड इज दस करेक्टराइज्ड बाय द फेज ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। पोस्ट गुप्ता पीरियड को इसलिए क्या बोला जाता है, ये ऐसा फेज चल रहा था जहाँ पर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा था, और फेज ऑफ डिसयूनिटी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स, और फेज ऑफ डिसयूनिटी भी चल रहा था। मीन डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। क्यों पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, या क्या हो गया था पावर में, कि जो भी चीज़ें था वो किसी एक आदमी के पास नहीं था। वो क्या हो रहा था, वो फ्यूडल के रूप में अलग अलग जगह हो रहा था। फिर सिर्फ उनको वो जो भी उन्होंने कॉन्कर्ड किया, जो भी गुप्ता पीरियड में कॉन्कर्ड किया, उसको वो अपने पास नहीं रखता था, उसको क्या करता था, दूसरे को देता था, और वहाँ से सिर्फ उसको ये बोला जाता था कि आप ये सिर्फ मानो। दूसरे राजा को ये बोला जाता था कि आप ये सिर्फ मानो कि आप मेरे अधीन में हो, बस इतना ही मानना होता था। और एक फ्यूडल कंट्री, एक फ्यूडल स्टेट की तरह काम करता था वो। ना तो वहाँ से इनकम जनरेट हो रहा था, ना वहाँ पर कोई देख रेख हो रहा था, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था। तो वहाँ के जो भी लोकल थे, उन्होंने धीरे धीरे जैसे ही ये वीकेंड की तरफ, जैसे ही वे कमजोरी की तरफ जाने लगा, जैसे इसका सक्सेसर कमजोर होने लगा गुप्ता पीरियड का, तो अपना जो भी फ्यूडल था वो अपना अपना स्टेट अलग से इंडिपेंडेंट घोषित करने लगा। फ्यूडेटरी जब तक गुप्ता इस्टेब्लिश्ड फ्यूडल स्टेट, ये बहुत एक कारण है। क्या कारण है गुप्ता एम्पायर को वो होने का, या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होने का? फ्यूडेटरी, जो गुप्ता एम्पायर का जो फ्यूडेटरीज था, उसने अपने आप को फ्यूडल स्टेट क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। द ह्यूना इन्वेजन पोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन थ्रेट। ह्यूना इन्वेजन के कारण क्या हुआ, एक फॉरेन थ्रेट आने लगा किसके ऊपर, गुप्ता एम्पायर की तरफ। बाय 500 AD द हुनास वर गेनिंग कंट्रोल ऑफ पंजाब एंड कश्मीर इन वेस्टर्न इंडिया। 500 AD के आसपास क्या हुआ, हुनास ने किसको किसको गैन कर लिया, पंजाब और कश्मीर को। द पोस्ट गुप्ता पीरियड विटनेस्ड ए सिग्निफिकेंट पावर शिफ्ट फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू कन्नौज एंड प्रयाग। पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, सिग्निफिकेंट पावर शिफ्ट हुआ, कहाँ से, पाटलिपुत्रा से कन्नौज की तरफ और प्रयाग की तरफ। पहले क्या था, पहले पावर कहाँ था, पाटलिपुत्रा की तरफ था, लेकिन अब कहाँ पावर शिफ्ट होने लगा, कन्नौज एंड प्रयागराज की तरफ। पाटलिपुत्रा प्रेस्टीज वेंड ड्यू टू डेवलपमेंट्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द लेटर गुप्ता पीरियड। पाटलिपुत्रा का जो प्रेस्टीज था वो कम कैसे होने लगा, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ ड्यू टू डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द लेटर गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, पाटलिपुत्रा का जो प्रेस्टीज था या पाटलिपुत्रा का जो वैल्यू था वो कम होने लगा। क्यों कम होने लगा, क्योंकि उस टाइम पे वो पावर शिफ्ट हो रहा था कन्नौज और प्रयाग की तरफ। इसलिए पावर शिफ्ट हो रहा था कन्नौज और प्रयाग की तरफ, क्योंकि वहाँ का पाटलिपुत्रा का जो भी पावर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था लेटर गुप्ता पीरियड में। द गुप्ता एडवांटेज एज इंटरमीडियरीज इन द सिल्क ट्रेड। गुप्ता का क्या एडवांटेज था, मेनली सिल्क ट्रेड के ऊपर एडवांटेज था, फ्रॉम चाइना टू रोम। मेनली क्या करता था गुप्ता पीरियड में, कि सिल्क ट्रेड ज़्यादा करके होता था, फ्रॉम चाइना टू रोम इरोडेड व्हेन द रोमन लर्न सिल्क लेयरिंग टेक्निक फ्रॉम चाइना। अब क्या हुआ, इसमें एक कारण ये भी है कि रोम ने क्या करा था, रोम ने इसका सिल्क को रेयर करने का टेक्निक चाइना से सीख रखा था। लेकिन इससे पहले जब चाइना से उसने नहीं सीखा था रोम में, तो ये एक मेन कारण था ट्रेड और कॉमर्स का। क्या, सिल्क का काम या सिल्क को प्रोड्यूस करना, ये इंडिया और रोम में एक इम्पॉर्टेंट क्या कर रहा था, ट्रेड और कॉमर्स को दर्शा रहा था। लेकिन जैसे ही रोम में क्या हुआ, रोम ने सीख लिया, लर्न कहाँ सीख लिया, चाइना से सीख लिया, तो ये सिल्क ट्रेड जो था वो कम हो गया। इसके कारण ट्रेड और कॉमर्स भी कम हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट कन्नौज एंड प्रयाग सिचुएटेड इन द डोब रीजन ऑफर्ड एम्पायर सोर्सेस एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और ये इसके बदले में क्या हुआ कि कन्नौज और प्रयाग में क्या हुआ, दोब रीजन था, मीन्स बहुत फर्टाइल रीजन था, ऑफर्ड एम्पायर रिसोर्सेस एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और ये एक अच्छे तरीके से क्या क्या ऑफर कर रहा था, एक अच्छा रिसोर्सेज ऑफर कर रहा था, और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को भी प्रीफर कर रहा था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए पाटलिपुत्रा का प्रेस्टीज कम होने लगा, कहाँ के मुकाबले, कन्नौज और प्रयाग के मुकाबले। और इसलिए क्या हो रहा है, वहाँ से शिफ्ट होने लगा पावर, पाटलिपुत्रा से शिफ्ट होने लगा पावर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फोर्टिफाइंग दिस रीजन वॉज कंपेरेटिवली मोर मैनेजेबल। वो क्या कर रहा था कि कन्नौज और प्रयाग में क्या था, वो घेराबंदी भी कर रखा था, या फिर घेराबंदी भी कर सकता था। वैन हर्षवर्धन स्टेब्लिश कन्नौज एज इज कैपिटल, जब हर्षवर्धन ने अपना कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट किया, द ग्लोरी ऑफ कन्नौज बिगेन टू शाइन। अब कन्नौज का ग्लोरी जो धीरे धीरे चमकना शुरू हुआ। एंड इट प्ले ए पाइवटल रोल इन सब्सिक्वेंट त्रिपाटल स्ट्रगल, और एक सब्सिक्वेंट रोल प्ले किया कब, त्रिपाटल स्ट्रगल में, त्रिपाट स्ट्रगल में ड्यूरिंग 200 ऑफ वारफेयर, जो कि 2 साल तक ये वार चली। ठीक है। अब पुष्यभूति डायनेस्टी में क्या है, पुष्यभूति डायनेस्टी
प्रभाकर वर्धन मोनार्च ऑफ द रूल्ड एज द फोर्थ पुष्यभूति डायनेस्टी। प्रभाकर वर्धन जो राजा थे वो लगभग चौथी थे पुष्यभूति डायनेस्टी का चौथे राजा थे। गवर्निंग फ्रॉम हिज कैपिटल इन थानेसार, जो थानेसार में कैपिटल था उसको गवर्न कर रहे थे, लोकेटेड इन हरियाणा। ही हैड टू सन, इनके दो बेटे थे क्या, राजवर्धन और हर्षवर्धन, एज वेल एज डॉटर नेम्ड राजश्री, और बेटी का नाम क्या था, राजश्री। राजश्री वॉज वेडेड टू ग्रह बर्मन, ए मेंबर ऑफ मौकारी डायनेस्टी इन कन्नौज। राजश्री का शादी कहाँ किया गया, ग्रह बर्मन में, ग्रह बर्मन से, जो कि क्या था, एक मेंबर था मौखारी डायनेस्टी, कन्नौज में जो मौखारी डायनेस्टी है उसके उसका एक मेंबर था, कौन, ग्रह बर्मन। ट्रेजिकली गौर किंग शशांक लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ग्रह बर्मन। ट्रेजिकली क्या हुआ, गौर के किंग जो शशांक था उसने क्या करा, उसने अटैक कर दिया किसके ऊपर, ग्रह बर्मन के ऊपर, रिजल्टिंग इन इज अल्टीमेटली अनटाइमली डैमेज। और इससे क्या हुआ, इससे जो कन्नौज डायनेस्टी के कन्नौज में जो मखारी डायनेस्टी था, ग्रह वर्धन, धीरे धीरे वो क्या हुआ, डिमाइस होना शुरू हुआ। इन ए क्वेस्ट फॉर विजिलेंस ऑफ द मर्डर ऑफ ग्रह बर्मन, और वहाँ पर क्या हुआ, ग्रह बर्मन मारा गया, राजवर्धन द एल्डेस्ट सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, जो एल्डेस्ट सन था प्रभाकर वर्धन का, इंगेज इन ए बैटल अगेंस्ट शशांक। और फिर प्रभाकर वर्धन के साथ कौन लड़ने लग गया, प्रभाकर वर्धन के साथ फिर शशांक लड़ने लग गया। अनफॉर्चुनेटली राजवर्धन टू सफर डिफीट एंड लॉस्ट हिज लाइफ इन द इनकाउंटर, और राजवर्धन ने भी अपना लाइफ को खो दिया था शशांक के साथ लड़ाई करने के बाद। राजश्री हैड बिकम शशांक्स कैपेटिव एट ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम। कुछ टाइम के लिए राजश्री हैड बिकम शशांक्स कैपेटिव एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए शशांक का कैपेटिव कौन बन गया, राजश्री। इन 606 एडी 606 एडी में हर्षवर्धन एसेंडेड द थ्रोन, 606 एडी में हर्षवर्धन को थ्रोन मिला, राजगद्दी मिला। एंड द असिस्टेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड दिवाकर गुप्ता, और उनको कौन असिस्ट कर रहा था, बुद्धिस्ट मॉन्क दिवाकर गुप्ता असिस्ट कर रहा था। मैनेज टू रेस्क्यू हिज सिस्टर, ताकि क्या करे, वो अपने सिस्टर को रेस्क्यू कर सके, बचा सके। मीन वाइल शशांका हु हैड एंटी बुद्धिस्ट सेंटिमेंट्स, जबकि शशांक के पास एंटी बुद्धिस्ट सेंटिमेंट था। टू ड्रास्टिक एक्शन बाय कटिंग डाउन द टॉसिंग द बोधी ट्री इंटू फाल्गु रिवर, उसने क्या करा, उसने बोधी ट्री को कट कर दिया फाल्गु रिवर के आसपास जो था, ठीक है। हर्षवर्धन साउट सपोर्ट अगेंस्ट शशांक एंड ही रिसीव्ड असिस्टेंस फ्रॉम किंग भास्कर बर्मन ऑफ कामरूप। हर्षवर्धन ने क्या देखा कि शशांक का सपोर्ट, शशांक के अगेंस्ट में सपोर्ट, हर्षवर्धन ने क्या देखा, सपोर्ट अगेंस्ट शशांक के अगेंस्ट सपोर्ट जो था। एंड ही रिसीव्ड असिस्टेंस फ्रॉम किंग भास्कर बर्मन, और इसने क्या करा, उसने कहाँ से सपोर्ट लिया, भास्कर बर्मन से, जो कि कहाँ के राजा थे, कामरूप के राजा थे। टुगेदर द इवेंचुअली डिफीटेड शशांक, और एक साथ मिलकर के कौन, किंग भास्कर बर्मन और हर्षवर्धन दोनों एक साथ मिलकर के उसको कुछ टाइम तक उसको डिफीट करके रखा, किसको, शशांक को डिफीट करके रखा। ड्यूरिंग हिज टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जब वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था, हर्षवर्धन इंगेज इन बैटल अगेंस्ट चालुक्या किंग पोलेस्किन टू। जब वो टेरिटोरियल को एक्सपेंड कर रहा था तो हर्षवर्धन क्या हुआ, हर्षवर्धन किसके साथ इंगेज हो गया, इंगेज इन बैटल अगेंस्ट चालुक्या किंग के खिलाफ जो बैटल चल रहा था उसके अगेंस्ट कौन हो गया था, हर्षवर्धन। कब, चालुक्या किंग कौन था, पुलाक्सिन टू ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, कहाँ, नर्मदा रिवर के बैंक पे। हर्षवर्धन डिफीटेड, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी हर्षवर्धन को डिफीट किया गया। नाउ केम टू नो अबाउट दिस बैटल फ्रॉम द होल इंस्क्रिप्शन ऑफ रवि कृति एंड द अकाउंट ऑफ ह्यूएन सांग। अब हम लोग ये सब कहाँ से देखने को मिलता है, जो अहोल इंस्क्रिप्शन है रवि कृति का, वहीं से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन डिफीट हो गया था या फिर शशांक ने क्या करा, तो ये सारी चीज़ कहाँ देखने को मिलेगा हमको, ये सारी चीज़ अहोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, किसका, रवि कृति का, एंड अकाउंट ऑफ ह्यूएन त्रिशंग, और ह्यूएन त्रिशंग का अकाउंट में। ये ह्यूएन त्रिशंग कौन था, ये चाइनीज था, ट्रैवलर था। अब आते हैं हर्षा कैसे पावर में आया, हर्षा कैसे पावर में आया। हर्षवर्धन AD 606 to 647 वाज ए रूलर फ्रॉम थानेसार इन हरियाणा। हर्षवर्धन क्या था, एक रूलर था 646 AD तक, और ये कहाँ था, ये मेनली रूलर कहाँ का था, थानेसार का, जो हरियाणा में। ही एक्सटेंडेड ये अथॉरिटी ओवर अदर फेडेटरीज, ये अपना अथॉरिटी को अदर फेडेटरीज में भी एक्सटेंड करना सोचा। एंड मेड कन्नौज द सेंटर ऑफ हिज पावर, और कन्नौज को अपना पावर का सेंटर बना दिया, रिजल्टिंग इन
एग्जीबिशन एट हर्षा का टीला। और वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से क्या देखने एग्जिबिट करने को मिला है, हर्षा का टीला इन थानेसर रिवेल्ड सम ब्रिक्स बिल्डिंग। हर्षा का टीला में से क्या देखने को मिला है, एक बिग बिल्डिंग देखने को मिला है, बट दे आर नॉट कन्फर्म टू बी द पार्ट ऑफ पैलेस। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि वो भी एक जो बिग बिल्डिंग देखने को मिला है वो भी क्या था, पैलेस का एक पार्ट था। जियोग्राफिकल एडवांटेज ऑफ कन्नौज। अब कन्नौज का जियोग्राफिकल एडवांटेज क्या था, पाटलिपुत्र लॉस्ट इस प्रोमिनेंस, पाटलिपुत्र प्रोमिनेंस को लॉस्ट कर रखा था ड्यू टू डिक्लाइनिंग ट्रेड। क्यों लॉस्ट कर रखा था, क्योंकि वहाँ पे पाटलिपुत्र में क्या हो रहा था, ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था, स्कार्सिटी ऑफ मनी का स्कार्सिटी चल रहा था, यूज ऑफ लैंड ग्रांट्स टू पे ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स। और क्या यूज हो रहा था, मनी के बदले लैंड ग्रांट हो रहा था ताकि अपने ऑफिसर्स या सोल्जर्स को पे कर सके। कन्नौज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द डॉग। कन्नौज क्या हो रहा था, कन्नौज डॉग के मिडिल में सिचुएटेड था, अलाउइंग फॉर कंट्रोल ओवर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न विंग्स थ्रू लैंड एंड वाटर रूट्स, ताकि क्या हो सके। ये क्या कर रहा था, कन्नौज क्या कर रहा था, डॉग एक तो मिडिल ऑफ द डॉग सिचुएटेड था, उसके बाद ये ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग को लैंड और वाटर रूट से कनेक्ट कर रहा था, ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग को लैंड और वाटर रूट से कनेक्ट कर रहा था कौन, कन्नौज। इसलिए क्या हुआ, इसलिए पाटलिपुत्र से शिफ्ट हो गया था कैपिटल कहाँ, कन्नौज की तरफ। कन्नौज लोकेशन मेड इट इजिली फोर्टिफाइबल एंड इट वाज वेल फोर्टिफाइड इन द 7th सेंचुरी। कन्नौज का लोकेशन ऐसा था, उसको इजिली तरीके से घेराबंदी कर सकते हैं, और 7th सेंचुरी में उसको घेराबंदी किया भी गया। अब हर्षा का एम्पायर क्या था, हर्षा इज ऑफन रेफर टू एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया। हर्षा को क्या रेफर करते हैं कि लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर इंडिया का था। हिज अथॉरिटी वॉज लिमिटेड टू कश्मीर, इसका अथॉरिटी कश्मीर तक लिमिटेड था, कश्मीर नॉर्थ इंडिया उसमें से एक्सक्लूडिंग हिज। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो तरह से ये रूल कर रहा था, एक तो डायरेक्ट कंट्रोल था एक्सटेंडेड ओवर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल था। और दूसरा क्या था, दूसरा हर्षा स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस वेंट बियॉन्ड हिज डायरेक्ट कंट्रोल विद पेरिफेरल स्टेट एक्नोलॉजिंग हिज सोवरेनिटी। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ हर्षा रीजन्स इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बानो भट्टा हिज कोर्ट्स पोएट हु रोड द हर्षचरिता। मतलब हर्षा का एक तो डायरेक्टली कंट्रोल था किसके ऊपर, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। लेकिन हर्षा का क्या था, हर्षा का इन्फ्लुएंस भी चल रहा था, वेंट बियॉन्ड हिज डायरेक्ट कंट्रोल, उसके डायरेक्ट कंट्रोल के बियॉन्ड क्या चल रहा था, एक इन्फ्लुएंस चल रहा था विथ पेरिफेरल स्टेट्स एक्नोलॉजिंग हिज सॉवरेनिटी, जिसको कि अपने संप्रभुता के ऊपर एक्नोलॉज कर रहा था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ हर्षा रीजन इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बानो भट्टा, जो उसका पुराना हिस्ट्री है हर्ष का, उसको किसने रिकंस्ट्रक्ट करा था, बानो भट्टा ने। उसके बानो भट्टा कौन था, बानो भट्टा उसके कोर्ट में कवि था हु रोड द हर्षचरित्र, जिसने कि हर्षचरित्र को लिखा था। द चाइनीज पिलग्रिमेज सांग सेंग अकाउंट्स फ्रॉम हिज 15th ईयर स्टे इन इंडिया। जो चाइनीज पिलग्रिम सांग सेंग था, उसने क्या अकाउंट अपने अकाउंट में लिखा है, वो 15 साल इंडिया में रहा था इन द 7th सेंचुरी, प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट, और उसने एडिशनल इंसाइट को भी लिखा है अपने अकाउंट में। अब चैलेंजेस इन अपोजिशन ऑफ हर्षवर्धन का जो चैलेंजेस इन अपोजिशन था वो देखते हैं। हर्षा फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द शिवाइट किंग शशांक ऑफ गौड़ इन ईस्टर्न इंडिया में गौदा के जो किंग थे कौन, शशांक, उसके द्वारा क्या होता, एक अपोजिशन फेस करने को मिला था हर्षा को। शशांक डेथ इन 619 इंडियड दिस हॉस्टिलिटी। शशांक का डेथ कब हुआ, 619 में, और अपने हॉस्टिलिटी को इंड कर दिया शशांक ने, मतलब उसका जो भी फियर था हर्षवर्धन के ऊपर वो खत्म हो गया। हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज हॉल्टेड बाय द चालुक्यान किंग पाकिस्तान एट द नर्मदा रिवर। हर्षा का जो साउथवर्ड मार्च था, जो साउथ की तरफ उसको जाना था, वो हॉल्ट हो गया था, वो रुक गया था कहाँ, चालुक्या किंग के पुल के जो नर्मदा रिवर है वहाँ तक ही रुक गया था। हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र विद हिज कैपिटल एट बदामी, जिसने कि क्या करा, जिसने कि कहाँ राज करा, हु रूल्ड द पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के पार्ट की तरफ रूल करता था, विथ इज कैपिटल एट बदामी में जो उसका कैपिटल था। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षा के अंदर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड द गुप्ता मॉडल बट हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज। हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो गुप्ता मॉडल को फॉलो तो करता था, लेकिन क्या था, गुप्ता मॉडल से भी ज़्यादा फ्यूडल था और डिसेंट्रलाइज था पावर। मिनिस्टर्स एंड हाई ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट रिसीव्ड लैंड इंडोनमेंट। मिनिस्टर और हाई ऑफिसर क्या कर रहा था, उसको दान देने की प्रक्रिया चल रहा था, मीन्स लैंड का दान दिया जाता था, जमीन को दान दे दिया जाता था, रिफ्लेक्टिंग द बिगनिंग ऑफ फ्यूडल प्रैक्टिस ड्यूरिंग हर्षा रीजन। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि फ्यूडल प्रैक्टिस हो रहा था किसमें, हर्षा के रीजन में। द प्रैक्टिस ऑफ रिवार्डिंग एंड पेइंग ऑफिसर्स विथ लैंड ग्रांट्स बिगन अंडर हर्षा। जो प्रैक्टिस शुरू हुआ ऑफिसर्स को पे करना, लैंड ग्रांट्स देना, वो हर्षा के अंडर में शुरू हुआ। पॉसिबली कंट्रीब्यूटिंग टू द लिमिटेड इशेंस ऑफ कॉइन ड्यूरिंग हिज रूल। क्यों लैंड ग्रांट देता था, क्योंकि लिमिटेड इशू हो रहा था क्या, कॉइन का, उसके रूल में। लैंड ग्रांट्स कंटिन्यू टू बी मेड टू प्राइस्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज टू द स्टेट। लैंड ग्रांट कंटिन्यू कहाँ होगा, प्राइस्ड को भी
मीन्स पुजारी को भी लैंड ग्रांट होने लगा। और इससे इससे क्या रिकॉग्नाइज हुआ, इससे ये रिकॉग्नाइज हुआ कि जो भी सर्विस दे रहा था वो स्टेट में, जो भी पुजारी सर्विस दे रहा था स्टेट में, उसको क्या मिल जाता, उसको मिल जाता था लैंड ग्रांट। ठीक है, लैंड ग्रांट ड्यूरिंग हर्षाज रीजन। हर्षा इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद ग्रांटिंग लैंड टू ऑफिसर्स थ्रू विच प्रोवाइड सिमिलर कंसेशन टू प्रिस्ट एज अर्लियर ग्रांट। जो भी पुराने समय में जो ग्रांट हो रहे थे वही कंसेशन मिल रहा था किसको, वही कंसेशन मिल रहा था हर्षा के पीरियड में भी प्रिस्ट को। इट इज रिपोर्टेड दैट हर्षा पोजेशन इम्प्रेसिव आर्मी है। ये क्या दर्शाता है, क्या रिपोर्ट करता है कि हर्षा क्या कर रहा था, इम्प्रेसिव आर्मी को पोस्ट कर रहा था। हर्षा के पास इम्प्रेसिव आर्मी था, जैसे 1,00,000 हॉर्स, 60,000 एलिफेंट, ये सब हर्षा के पास था। दिस आर्मी साइज वॉज नोटेबली लार्जर देन दैट ऑफ द मौर्यंस। ये आर्मी साइज मौर्यंस से भी ज़्यादा था। हु रूल सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जिसने कि मौर्य ने क्या करा था, मौर्य ने इंडिया के सिग्निफिकेंट पार्ट को भी को रूल करा था। उससे भी बड़ा आर्मी किसके पास था, हर्षा के पास था। सजेस्टिंग दैट हर्षा मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ हिज फ्यूडेटरी ड्यूरिंग वार टाइम। इससे क्या सजेस्ट करता है, हर्षा ने क्या करा, सपोर्ट मोबिलाइज कर दिया अपने फ्यूडेटरी से वार टाइम पे। रेवेन्यू एलोकेशन कैसे था, चाइनीज पिलग्रिमेज हुसैन टसंग क्या रिपोर्ट करता है, हर्षा डिवाइडेड द एम्पायर रेवेन्यू इनटू 4 पार्ट। हर्षा ने क्या करा था, अपने एम्पायर को 4 पार्ट में अपने रेवेन्यू को क्या कर रखा था, डिवाइड कर रखा था। क्या क्या, राजा का जो एक्सपेंस है वो अलग होगा, स्कॉलर्स का जो एक्सपेंस है उसको अलग देना है, इनडोइंग ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट उसको अलग देना है, और रिलीजियस पर्पज़ के लिए अलग काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर क्या था हर्षा के टाइम पे, हुसैन संग नोटेड दैट लॉ एंड ऑर्डर वेयर नॉट वेल मेंटेन इन हर्षा से। हर्षा के एम्पायर में लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा था। ये किसके किसके उसमें लिखा हुआ है, संग स्वान संग के नोट में लिखा हुआ है कि हर्षा के टाइम पे क्या था, लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा था। स्वान संग हिमसेल्फ वाज रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। मतलब क्या हुआ कि हर्षा के टाइम पे स्वांग संग हिमसेल्फ वाज रॉब्ड, उसके घर में भी रॉब्ड कर लिया गया था, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ लॉ विथ सिवियर पनिशमेंट। जबकि क्या था, बहुत सारे सिवियर पनिशमेंट के द्वारा लॉ बनाया गया था किसके लिए, क्राइम के लिए, फिर भी क्या हुआ था, फिर भी रॉब्ड हो गया था। किसमें, तो संग के हुसैन संग और उसके बिलोंगिंग्स यहाँ रॉब्ड हो गया था। ठीक है, रॉबरी वॉज कॉन्सिडर्ड ए सीरियस ऑफेंस। जबकि रॉबरी को क्या माना जाता था, सीरियस ऑफेंस माना जाता था। किंग टू ट्रेजन एंड द राइट हैंड ऑफ द रोबर वॉज एम्प्यूटेड एज पनिशमेंट। जबकि रोबर का जो राइट हैंड था उसको पनिशमेंट के द्वारा उसको क्या करता था, एम्प्यूटेटेड कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी क्या होता, इतना इतना हार्श सीरियस ऑफेंस के बाद भी वहाँ पर रॉबिंग हो गया था। अंडर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर में द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट में हैव बीन मिटिगेटेड एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट कुड बी इम्पोज ऑन क्रिमिनल्स। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के अनुसार क्या था कि जो भी पनिशमेंट था वो बहुत सीवियर था उस टाइम पे, एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स उम्र कैद का भी, वो क्रिमिनल को उम्र कैद का भी ऑप्शन था। लेकिन फिर भी इतना चीज़ होने के बावजूद भी क्या हुआ था कि सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था, और हर्षा का और ये जो नोटेड था चाइनीज पिलग्रिमेज तुसांग तेसांग स्वांग सेंग, इसके घर में भी रॉब्ड हो गया था। डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ हर्षा का डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या था, डिप्लोमेटिक रिलेशन इन चाइना विद द सांग एम्पायर, ही सेंट ब्राह्मणा टू चाइना एज एन एम्बेसडर। डिप्लोमेटिक हर्षा के टाइम पर डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या था, वो चीन भेजता था किसको, विद सांग एम्पायर, टांग एम्पायर के साथ क्या था, चाइना में रिलेशन था किसका, हर्षा का। उसने ब्राह्मण को भेजता था चाइना एज एन एम्बेसडर। द सांग एम्पायर सेंट 3 एम्बेसडर टू इंडिया। सांग एम्पायर ने क्या कर रखा, 3 एम्बेसडर को इंडिया में भेज रखा था। वांग हुएंग से केम टू इंडिया इन 647 CE, बट बाय देन हर्षा पास्ट अवे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हर्षा की मृत्यु हो चुकी थी। इन 670 CE आई सिंह विजिटेड एंड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हर्षा। 670 ईस्वी CE में आई सिंह विजिट किया इंडिया को, हर्षा के बारे में भी, इन्होंने भी हर्षा के बारे में बात करा। उसके बाद सॉन्ग टू सॉन्ग जर्नी भी हम लोग देख ही रहे हैं, उसने क्या लिखा अपने नोट में। सॉन्ग टू सॉन्ग चाइनीज पिलग्रिमेज लेफ्ट चाइना इन AD 629। उसने चाइना को कब लेफ्ट किया, 629 AD में, टू ट्रैवल टू इंडिया, इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। ही विजिटेड इंडिया टू स्टडी द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। इसने इंडिया को विजिट किस लिए करा था, ताकि वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को स्टडी कर सके, अपना नालंदा इन बिहार इन कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट कर सके। ये था डिप्लोमेटिक रिलेशन हर्षा का। सॉन्ग तो सॉन्ग स्टडी इंडिया फॉर मेनी ईयर्स एंड रिटर्न टू चाइना इन AD 65। और ये बहुत साल तक इंडिया में रहा, और चाइना कब रिटर्न हो गया, 645 AD में। इन्फ्लुएंस ऑफ हर्षा, अब हर्षा के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था ड्यूरिंग हिज टाइम इन इंडिया, अपने टाइम पे इंडिया में। सॉन्ग तेसांग हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हर्षा रीजन। हर्षा रीजन पे
स्वांग त्संग का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। हर्षा बिकम ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म अंडर स्वांग त्संग इन्फ्लुएंस एंड मेड चेंजेस इन इन्वायरमेंट ऑफ द रिलीजन। हर्षा क्या बन गया? हर्षा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन गया किसका? बुद्धिज्म का। किसके अंडर? स्वांग त्संग के अंदर। स्वांग त्संग के इन्फ्लुएंस के अंदर और चेंजेस इन इन्वायरमेंट टू दिस रिलीजन, और अपने इस रिलीजन को क्या करा? बहुत आगे तक फैलाया। स्वांग त्संग प्रोवाइडेड ए विविड अकाउंट ऑफ हर्षा कोर्ट एंड लाइव ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्वांग त्संग ने क्या प्रोवाइड किया कि हर्षा अपने अकाउंट में कि हर्षा का कोर्ट कैसा था, उसके पीरियड में लाइव कैसा था। हिज अकाउंट इज कंसिडर्ड रिचर एंड मोर रिलायबल देन दैट ऑफ फैशन, शेडिंग लाइट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ दैट टाइम। उसके अकाउंट में यह क्या कंसिडर किया जाता है कि जो भी चीज़ें था वो रिचर था और मोर रिलायबल था। किससे? फैशन शेडिंग लाइट से। इकोनॉमिक या सोशल के ऊपर जो भी उन्होंने लाइट शेड किया था, जो भी उन्होंने लिखा था फैशंस ने, उससे ज़्यादा रिचर था या मोर रिलायबल था। ये क्या हो उसके हुसान संघ के नोट्स में देखने को मिला है। सिटी का क्या स्टेटस था? संघ सेन ऑब्जर्व इंडिकेटेड दैट पाटलिपुत्रा एंड वैशाली वेयर द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। संघ त्संग ने क्या ऑब्जर्व किया कि पाटलिपुत्रा और वैशाली क्या हो रहा था? धीरे धीरे डिक्लाइन के स्टेट का कार पे था। इन कॉन्ट्रास्ट प्रयाग एंड कन्नौज इन द ड्रॉप हैड गेन इंपॉर्टेंस। उसके बदले में क्या हुआ? प्रयाग और कन्नौज ने क्या कर रखा था? अपने ड्रॉप रीजन में इंपॉर्टेंस गेन कर रखा था। सोशियो इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन क्या था? द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय वेयर रिपोर्टेड टू लीड सिंपल लाइफ। ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या कर रहा था? सिंपल लाइफ जी रहा था, लेकिन नोबल और प्राइस्ड लग्जरियस लाइफ जी रहा था। दिस सजेस्टेड डिफ्रेंसिएशन विद इन द रैंक ऑफ टू हायर वर्न्स। ये इससे क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन होने लगा किसके बीच में? दो हायर वर्ण के ऊपर में। किसमें? ब्राह्मण और क्षत्रिय में। पॉसिबली विथ ए मेजोरिटी इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर। पॉसिबली किसके साथ? मेजोरिटी इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर, जो कि मेनली एग्रीकल्चर में इंगेज हो रखा था। स्वांग्स एंड डॉक्यूमेंटेड द प्रेजेंस ऑफ अनटचेबल्स। स्वांग्स ने क्या डॉक्यूमेंट किया? अनटचेबिलिटी था उस टाइम पे, सच एज स्कैवेंजर्स एंड एक्सिक्यूशनर्स हु लिव्ड आउटसाइड द विलेजेस, जो कि विलेज के बाहर रहता था। दिस अनटचेबल्स कंज्यूम्ड गार्लिक एंड ऑनियंस। और ये अनटचेबल जो था वो क्या कंज्यूम करता था? गार्लिक एंड ऑनियन को कंज्यूम करता था। एंड अनाउंस देयर एंट्री इनटू टाउन। और अपने एंट्री, अगर उसको टाउन में एंट्री लेना होता था तो वो अपना एंट्री को अनाउंस करता था विथ लाउड साउंड, बहुत जोर से चिल्ला करके, ताकि क्या हो सके? ताकि जो भी अदर्स है, जो भी दूसरे लोग हैं, वो डिस्टेंस को वो क्या करे? दूरी बना ले उन अनटचेबल से। ठीक है। बुद्धिस्ट मैन नालंदा यूनिवर्सिटी। एट द टाइम ऑफ चाइनीज पिलग्रिमेज के टाइम पे देयर वर 18 सेक्ट्स विद बुद्धिज्म। 18 सेक्ट्स था, 18 ग्रुप्स था बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म में 18 ग्रुप था। ओल्ड बुद्धिस्ट सेंटर वेयर इन डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ओल्ड बुद्धिस्ट सेंटर क्या हो रहा था? डिक्लाइन के फेज पे था। नालंदा एक फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। नालंदा बुद्धिज्म का एक फेमस सेंटर था। हेड ए ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कि एक ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था, कैटरिंग टू बुद्धिस्ट मॉन्क, और बुद्धिस्ट मॉन्क को कैटर कर रहा था। द यूनिवर्सिटी हैड एज मेनी एज 10,000 स्टूडेंट्स, ऑल मॉन्क्स वेयर हु वेयर टॉट बुद्धिस्ट फिलोसफी इन द महायाना स्कूल। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 स्टूडेंट था और सभी मॉन्क थे, जिसको कि क्या पढ़ाया जाता था? बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ाया जाता था। कहाँ? महायाना स्कूल में। द कॉम्प्लेक्स ऑफ नालंदा बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड एंड रिनोवेटेड ओवर 700 ईयर्स। जो भी नालंदा बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन था वो रिनोवेट किया गया था 700 ईयर्स तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th सेंचुरी एडी। कब से स्टार्ट हुआ था? 5th सेंचुरी एडी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी क्या था? हर्षा के टाइम पे रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेंट था। हर्षा इनिशियली फॉलोड शिवाज में, बट लेटर बिकम ए स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। इनिशियली हर्षा किसको फॉलो कर रहा था? इनिशियली हर्षा फॉलो कर रहा था शिवाज में, शिवा को, लेकिन बाद में क्या बन गया? बुद्धिज्म का पैटर्न बन गया। ही कन्वर्टेड ग्रांड असेंबली एट कन्नौज। इसने क्या करा? कन्नौज में ग्रांड असेंबली लगाया टू प्रमोट महायाना बुद्धिज्म। किसको प्रमोट करने के लिए? महायाना बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। अटेंडेड वेरियस रूलर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्राइज फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट। और उस मीटिंग में, उस असेंबली में क्या होता? थाउजेंड्स ऑफ रूलर अटेंड हुआ था एंड प्राइज फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट, और बहुत सारा प्राइज डिफरेंट सेक्ट्स। असेंबली एट कन्नौज। अब कन्नौज में क्या असेंबली था? ए ग्रैंड असेंबली ऑफ कन्नौज इंक्लूडेड स्वांग त्संग द रूलर ऑफ कामरपारा, कामरूपा, एंड किंग फ्रॉम 20 कंट्री। ग्रैंड असेंबली हुआ कहाँ? कन्नौज में, जिसमें कि कौन इंक्लूडेड था? स्वांग त्संग इंक्लूडेड था। कौन? जो कि रूल किसके ऊपर कर रहा था? कामरूपा के ऊपर रूल कर रहा था, और 20 देश के रूलर भी अटेंड किया था। किसको? कन्नौज में जो असेंबली लगा था बुद्धिस्ट का। ए मेसिव टावर विद गोल्डन बुद्धा स्टेच्यू वाज बिल्ट फॉर द ओकेजन। एक मेसिव टावर, एक बहुत बड़ा टावर, एक गोल्डन बुद्धा स्टेच्यू बनाया गया इस ओकेजन पे। स्वांग त्संग इनिशिएटेड डिस्कशंस ऑन महायाना बुद्धिज्म एंड फेस्ड नो चैलेंजेस फॉर 5 days। स्वांग त्संग इनिशिएट करा इस डिस्कशन को महायाना बुद्धिज्म के ऊपर,
और 5 दिन तक कोई चैलेंज फेस नहीं करा। देयर वाज एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट हर्षा, वहाँ पर भी क्या हुआ, एक अटेम्प्ट हुआ हर्षा को असैसिनेट करने का, एंड रिएक्टेड बाय बैनिशिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सम ब्राह्मण्स, और ये कुछ ब्राह्मण्स को एग्जीक्यूट करके रिएक्शन दिया गया। ठीक है, ठीक है। पहला असेंबली तो कहाँ हुआ, कन्नौज में हुआ। दूसरा असेंबली कहाँ हुआ, प्रयाग में हुआ। दूसरा असेंबली कहाँ हुआ, प्रयाग में हुआ। हर्षा हेल्ड अनदर ग्रैंड असेंबली एट प्रयाग, हर्षा ने क्या करा, दूसरा ग्रैंड असेंबली कहाँ हेल्ड किया, प्रयाग में हेल्ड किया, जहाँ जिसमें कि कौन अटेंड किया था, ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस, मिनिस्टर्स, नोबल्स, एटीसी, इन लोगों ने क्या करा था, अटेंड करा था। तो बुद्धा इमेज वॉज वर्शिप्ड, वहाँ पर बुद्धा इमेज को वर्शिप कर रहा था। इन डिस्कोर्सेस वेयर गिवन बाय सॉन्ग तो सांग हंग सांग हुसान सांग, और बुद्धा इमेज को वर्शिप किया जाता था, और डिस्करेजेस वेयर गिवन बाय हर्षा मेड सिग्निफिकेंट चैरिटेबल डोनेशन, हर्षा ने यहाँ पर चैरिटेबल डोनेशन किया एट द एंड ऑफ असेंबली के खत्म होते थे। गिविंग अवे ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज पर्सनल क्लॉथ, सब चीज़ दे दिया अपने पर्सनल क्लॉथिंग के अलावा। हर्षा लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, हर्षा इज रिमेंबर्ड फॉर द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, हर्षा को किस लिए याद किया जाता है, अपना लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए याद किया जाता है, इंक्लूडिंग द ऑथरशिप ऑफ थ्री ड्रामा, इसने क्या था, 3 ड्रामा को लिखा गया था, इसने हर्षा ने 3 ड्रामा को लिखा था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा, ये 3 ड्रामा को किसने लिखा था, हर्षा ने लिखा था। द प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग वेरियस अचीवमेंट इंक्लूडिंग लिटरेरी वर्क्स ए किंग टू इन्हांस हिज इमेज वाज कॉमन इन एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया, ये जो एट्रीब्यूटिंग वेरियस अचीवमेंट था, इसमें क्या इंक्लूड करता है, लिटरेरी वर्क इंक्लूड करता है, और किंग के इमेज को इन्हांस करता है, वाज कॉमन इन एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया, ये जो भी लिटरेरी वर्क था, जो भी लिटरेरी अचीवमेंट था, ये ही इन्हांस करता है किस टाइम, एंशिएंट और मिडिएवल टाइम का वर्क को, मीन्स किंग का क्या काम था एंशिएंट और मिडिवल टाइम में, इसको कौन इन्हांस करता है, उसके लिटरेरी वर्क्स इन्हांस करता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 12, ये हमारा चैप्टर 12 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हम लोग चैप्टर 13 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद जय भारत।